सिद्धांत की बात करें बच्चों, सन 1893 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में 1893, ये बात आप समझ में आ रही है। और सिजविक ने जो बात किया था वो 1923 में, 1923 ईस्वी में। यहां पर हम लोग ये जानेंगे वर्नर ने क्या इनके बारे में बताया। ये जो आप देख पा रहे हैं हेक्साएमीन कोबाल्टेट थर्ड, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर थर्ड होगी क्लोराइड, राइट। तो ये इनका यूपीएससी नॉमेनक्लेचर होगा। और लिथियो कोबाल्टिक क्लोराइड इसका नाम होता है। वर्नर सिद्धांत का बच्चों कहना था कि किसी भी कंपाउंड, किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरीके की संयोजकताएं होती हैं। एक प्राथमिक संयोजकता, दूसरा द्वितीयक संयोजकता। ये वर्नर का कहना था। वर्नर ने जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उप सहसंयोजक यौगिक को जब देखे, उनका रिसर्च किए, एक्सपेरिमेंट किए, तो वर्नर ने कहा कि किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक में दो प्रकार की, टू टाइप्स की वैलेंसी संयोजकताएं पाई जाती हैं। पहली जो वैलेंसी होती है वो होती है वैद्युत संयोजकता या आयनीकृत संयोजकता। सॉरी, पहली जो वैलेंसी होती है वो होती है प्राथमिक संयोजकता। क्या होती है बच्चों? प्राथमिक संयोजकता। ये वर्नर का कहना था, प्राथमिक संयोजकता। दूसरा है द्वितीयक संयोजकता। क्या है द्वितीयक संयोजकता? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। ये प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता है क्या, जरा इनके बारे में समझते हैं। वर्नर का कहना था किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो तरीके की संयोजकताएं पाई जाती हैं, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, राइट। अब यहां पर आपको कैसे पता चलेगा कौन से प्राथमिक संयोजकता है, कौन से द्वितीयक संयोजकता, ये हम आपको पहले ही बता देना चाहते हैं। ये जो आप सॉलिड लाइन देख पा रहे हैं, जो ठोस रेखा सॉलिड लाइन देख रहे हैं, ये जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है कोबाल्ट से, ये प्राथमिक संयोजकता है, राइट। और जो आपको डॉटेड लाइन इस प्रकार से दिख रहा है, यहां पर जो आप डॉटेड लाइन देख पा रहे हैं, ये द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी के अंतर्गत आता है। अब बच्चों यदि बात करें प्राइमरी वैलेंसी की डिफिनीशन की, सेकेंडरी वैलेंसी का डिफिनीशन क्या होता है? वे संयोजकताएं जो केवल ऋणावेशित आयन से संतुष्ट होते हैं उन्हें हम लोग प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। बात समझ में आ रही है? प्राथमिक संयोजकता है क्या? प्राथमिक संयोजकता ऋणावेशित आयन से संतुष्ट होते हैं। बात समझ में आ रही है? प्राथमिक संयोजकता ओनली फॉर ऋणावेशित आयन से संतुष्ट होते हैं। जैसे यहां पर जब कोबाल्ट क्लोरीन से जुड़ेगा, क्लोरीन की कुछ न कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, तभी कोबाल्ट क्लोरीन से जुड़ सकता है, क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी है। प्राइमरी वैलेंसी कुछ इस प्रकार से जुड़ते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? चलिए, अगर प्राइमरी वैलेंसी की बच्चों बात करें, प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है? तो प्राइमरी वैलेंसी की बात करें, वे संयोजकताएं जिनका उपयोग धातु अपने सामान्य लवणों के निर्माण में उपयोग करते हैं उन्हें हम लोग प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। सामान्य लवणों के निर्माण करने का मतलब ये है कि ये कुछ इस प्रकार से, जैसे PTCl4 और यहाँ CuSO4 सॉरी, और यहाँ पर होगा AgCl। तो ये जो है बच्चों, इनकी अधिक प्राथमिक संयोजकता की बात करें प्राइमरी वैलेंसी की, तो इसका होगा 4, इसका होगा 2 और इसका होगा 1। तो ये इनका प्राइमरी वैलेंसी है। वे संयोजकताएं जो सामान्य लवणों का निर्माण करते हैं उन्हें हम लोग प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। द्वितीयक संयोजकताएं वे होती हैं जो धनायन, उदासीन अणु, ऋणायन, लिगैंड 3 प्रकार के होते हैं, धनायन, उदासीन अणु, ऋणायन। इन तीनों से जुड़कर संकुल का निर्माण करते हैं, उन्हें हम लोग द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। अब यदि सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें
तो यहाँ पर जो Cu और Ag की बच्चों जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो होती है 2। ये बात आपको समझ में आ रही है। और यदि इसी प्रकार Pt और Co की सेकेंडरी वैलेंसी बात करें तो वो होता है कितना 6। तो ये इनकी सेकेंडरी वैलेंसी Pt और Co की कोबाल्ट की 6 होती है। Cu और Ag की जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो 2 होती है। यहीं पर PtCl4 CuSO4 AgCl की सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो 4 2 1 होती है। इसका 4 होगा, यहाँ पर इसका 2 होगा, यहाँ पे इसका 1 होगा। ये प्राइमरी वैलेंसी होता है। अच्छा, द्वितीयक संयोजकता, वर्नर ने ऐसा कहा, द्वितीयक संयोजकता केंद्रीय धातु के चारों ओर अंतराकाश में दृष्ट होते हैं। यहाँ पर अमोनिया के जितने मॉलिक्यूल होते हैं वो सभी सेकेंडरी वैलेंसी द्वारा कोबाल्ट से जुड़े होते हैं। ये अंतराकाश में दृष्ट होते हैं और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है इस प्रकार आयन के द्वारा जुड़े होते, कभी भी ये टूट सकते हैं। ये द्वितीयक संयोजकता के बारे में काफी बातें बताते हैं वर्नर सिद्धांत। इनका कहना था किसी भी उप सहसंयोजन यौगिक में 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं। पहला प्राथमिक संयोजकता, दूसरा द्वितीयक संयोजकता। वे संयोजकताएं जिसका उपयोग धातु अपने सामान्य लवणों के निर्माण में उपयोग करते हैं उन्हें हम लोग प्राथमिक संयोजकता कहते हैं। या इसे हम लोग कहेंगे वे संयोजकताएं जिसका उपयोग धातु धनायन उदासीन अणु अथवा ऋणायन से जुड़कर संकुल का निर्माण करते हैं उन्हें हम लोग द्वितीयक संयोजकता कहते हैं। प्राथमिक जो द्वितीयक संयोजकताएं होती हैं केंद्रीय धातु के चारों ओर अंतराकाश में दृष्ट होते हैं। प्राथमिक संयोजकता केवल ऋणावेशित आयन से संतुष्ट होते हैं। द्वितीयक संयोजकता तीनों इसमें आ जाएंगे, उदासीन अणु ऋणायन धनायन तीनों से संतुष्ट होते हैं। और यदि सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें और इनकी क्या खासियत होती है सेकेंडरी वैलेंसी की। सेकेंडरी वैलेंसी जो बच्चों होते हैं केंद्रीय धातु के चारों ओर अंतराकाश में दृष्ट होते हैं। तो ये काफी बातें बताते हैं वर्नर सिद्धांत 1893 ईस्वी में। बात समझ में आ रही है। 1893 ईस्वी में वर्नर सिद्धांत बताते हैं इसके बारे में। अब हम लोग यहां पर जानते हैं सिज्विक अवधारणा के बारे में। सिज्विक आते हैं 1923 में। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने अगर बच्चों बात करें तो जो सिज्विक अवधारणा थी, सिज्विक ने क्या किया, सिज्विक यहां पर वर्नर सिद्धांत को थोड़ा मॉडिफाइड कर दिए। कैसे? सिज्विक कहते हैं जो वर्नर का सिद्धांत है इनकी जो प्राथमिक संयोजकता है वो वैद्युत संयोजकता के समान, इलेक्ट्रोवैलेंसी के समान, बट इनकी जो दूसरी संयोजकता है वो उप सहसंयोजकता के समान होता है। ये जरा ध्यान दीजिएगा। वर्नर की, सिज्विक ने क्या कहा, वर्नर की जो प्राथमिक संयोजकता होती है वो वैद्युत संयोजकता के समान, द्वितीयक संयोजकता किसके समान होता है, उप सहसंयोजकता के समान होता है। राइट, चलिए अब इसके आगे चलते हैं। वर्नर ने क्या बताया, इनके सिज्विक ने क्या बताया वर्नर के बारे में। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, सिज्विक ने कहा जितने भी लिगैंड केंद्रीय धातु से जुड़ते हैं, संयोग करते हैं, उनके सभी संयोजी कोष में कम से कम एक या एक से अधिक एलपी लोन पेयर एकैकी इलेक्ट्रॉन युग्म अवश्य उपस्थित होंगे। ये कहना था सिज्विक का। जैसे ध्यान दीजिए अमोनिया यहाँ पर NH3 से क्या है जुड़ा हुआ है, तो इनके संयोजी कोष में कम से कम एकांक तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवश्य उपस्थित होंगे। राइट, ये सिज्विक ने कहा था जितने भी लिगैंड्स जुड़ते हैं केंद्रीय धातु से कम इनके संयोजी कोष में एकांक लिगैंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अवश्य उपस्थित होंगे और वही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, केंद्रीय धातु को देंगे। जरा आप सोचिए, दो परमाणुओं के मध्य कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तब बनता है जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। एक दिया दूसरा एक्सेप्ट किया, तब इनके मध्य जो बंध बनेगा उसे हम लोग उप सहसंयोजक बंध कहेंगे। राइट, अच्छा, और देखते हैं इन्होंने क्या कहा सिज्विक ने। सिज्विक कहते हैं कि अगर लिगैंड केंद्रीय धातु को एकैकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिए,
केंद्रीय धातु लिगैंड के मध्य कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, उप सहसंयोजक बंध। ये देखिए, इस प्रकार से कुल 6 लिगैंड क्या करते हैं, केंद्रीय धातु को एकाएकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं। यहां पे आप देख पा रहे हैं केंद्रीय धातु के एकाएकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान किए। कुल कितने लिगैंड्स हैं, 6 लिगैंड्स हैं, और ये 6 के 6 लिगैंड्स अगर एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिए तो कुल कितने हो जाएंगे, 12। राइट, तो ये बताते हैं सिज्विक। लेकिन सिज्विक अवधारणा के विरुद्ध विपत्तियां क्या उत्पन्न होती है, जरा इनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इनकी क्या विपत्ति थी, अदरवाइज जो वैज्ञानिक थे क्या इनकी त्रुटि निकालते हैं। कहते हैं कि अगर कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो जिसे डोनेट करेगा उस पर कम से कम आंशिक रूप से ऋणावेश तो जरूर आएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छी बताइए, यदि अमोनिया यानी H3 इलेक्ट्रॉन युग्म इस केंद्रीय धातु को दिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए कि नहीं, आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो सिज्विक ने कहा कि इस दृष्टिया में जो कोबाल्ट है वो दाता और ग्राही दोनों का कार्य करेगा। सिज्विक ने भी कहते हैं, सिज्विक भी कहते हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि इनका जो प्रभावी परमाणु क्रमांक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगले अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाए, नहीं, बट इनकी जो ज्यामितीय आकृति है वो निश्चित होनी चाहिए। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या है बच्चों, ये हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करेंगे। चलिए अब यहां पर जरा हम लोग देखते हैं वर्नर सिद्धांत के अनुप्रयोग के बारे में। अभी तक हम लोग इनके प्राथमिक द्वितीयक संयोजकता के बारे में जान पाए। तो ये था वर्नर और सिज्विक दोनों का अपने अपने क्या इन्होंने उप सहसंयोजकता के बारे में बताया। अच्छा, एक चीज हम लोग यहां पर जानेंगे कि वर्नर ये कैसे सिद्ध कर पाए कि किसी भी उप सहसंयोजी यौगिक में 2 प्रकार की संयोजकताएं होती हैं, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता को वर्नर ने आयनिक संयोजकता कहा, द्वितीयक संयोजकता को वर्नर ने अनायनीकृत कहा, यानी प्राथमिक जो आयनों में टूट जाए, द्वितीयक जो आयनों में न टूटे। इसका क्या मतलब है, अब देखिए ये अपने कुछ एप्लीकेशन से देते हैं, अनुप्रयोग देते हैं। अब ये अनुप्रयोग है क्या, जरा इनके बारे में हम लोग समझते हैं। वर्नर ने जो पहली पॉइंट बताई, इन्होंने कहा कि ये जो ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड होता है ये नारंगी पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। ये इन्होंने पहला फैक्टर बताया, नारंगी पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। चलिए इनकी ये बात हम मानते हैं, ये वर्नर ने कहा। फिर दूसरी बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलते हैं, कहते हैं जब हम ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड यानी इसकी जो नारंगी पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, इसकी क्रिया हम HCl के साथ कराते हैं, वो भी कितने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो NH3 का एक भी अणु प्राप्त नहीं होता। ये आपको बात समझ में आ रही है, NH3 का एक भी अणु प्राप्त नहीं होता। क्या कहा वर्नर ने, वर्नर ने कहा कि जब हम इस ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड की क्रिया 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर HCl के साथ कराते हैं तो NH3 का एक भी अणु प्राप्त नहीं होता। इससे स्पष्ट होता है कि NH3 के जो मॉलिक्यूल्स हैं, लिगैंड हैं, वो कोबाल्ट से द्वितीयक संयोजकता के द्वारा जुड़े होते हैं। राइट, अब इन्होंने अगली थर्ड पॉइंट क्या बताई, ये सेकंड था, प्राथमिक नारंगी पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ था। दूसरी बात क्या बताई इन्होंने प्राथमिक संयोजकता के बारे में, इन्होंने कहा अगर हम ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड की क्रिया AgNO3 के साथ करा देंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो संपूर्ण जो क्लोरीन होगा वो AgCl सिल्वर क्लोराइड के रूप में क्या होगा, अवक्षेपित हो जाएगा, यानी कि इसका पीपीटी प्राप्त हो जाएगा। अब इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि जो क्लोरीन है इस कोबाल्ट से द्वितीयक संयोजकता के द्वारा जुड़ा होता है। राइट,
इस प्रकार वर्नर ने अपने कुछ अनुप्रयोग दिए और इनके विरुद्ध क्या विपत्ति उत्पन्न हुई अभी हमने बताया। अगर लिगैंड केंद्रीय धातु को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहे हैं तो केंद्रीय धातु पर कम से कम कुछ न कुछ तो नेगेटिव चार्ज अवश्य उत्पन्न हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। तो सिज्विक सोचते हैं कि यार अब इस दृष्टिया में हम क्या बताएं, तो कोबाल्ट दाता और ग्राही दोनों का कार्य, यानी केंद्रीय धातु दाता और ग्राही दोनों का कार्य करते हैं। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से हम लोग समझ पाए वर्नर सिद्धांत के अनुप्रयोग के बारे में, सिज्विक अवधारणा, इनके विरुद्ध विपत्तियां क्या थी। तो ये बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं। तो हम लोग धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ओर बढ़ रहे हैं। और बच्चों यदि आप चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, जितने हम वीडियो लेक्चर बनाते हैं आप कुछ मत करिए, धीरे से आराम से माइंड को कंसंट्रेट करके लेट कान में लगा के केवल आप वीडियो लेक्चर को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ऑटोमेटिकली एक एक हमारे शब्द आपके कान में बैठते जाएंगे। राइट, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करते हैं, वहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, प्रभावी परमाणु क्रमांक।